नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कविशा को प्रिया घर ले आती है और अमाल को ये बता देती है कि वो कविशा को घर ले आई है, लेकिन उसके साथ ये भी चेताती है कि अभी मत आना यहाँ। तो उस हिसाब से अमाल वहाँ पहुँचती नहीं। अमाल की मुलाकात और बात होती है मॉम से। मॉम उसे सीधा सीधा चेतावनी देती हैं कि 2 दिन में मेरी बहू घर आ जानी चाहिए, और कविशा को किस तरह उन्होंने ऑब्ज़र्व किया वो भी बताती हैं, जिससे अमाल का दिल एक बार और टूट जाता है। रूह परेशान है अमाल को इस तरह देखकर, और उदय तो परेशान है ही है। बाकी जब अमाल को ये पता लगा कि कविशा घर आ गई है, तो उसने मॉम की चेतावनी के बाद कविशा के पास जाने की ज़रूरत कर दी, और कविशा के सामने जब वो हुई तो कविशा के खून में उबाल आ गया और उसने उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। सीधा सीधा साफ साफ कह दिया कि तुम दोबारा मेरे चेहरे के सामने ना आना। कविशा की आंखों में अपने लिए इतना आक्रोश, इतना गुस्सा, इतनी नफरत देखकर अमाल के कदम अपने आप पीछे हो गए थे। तो यही रिकैप था, आइए आगे चलते हैं। अमाल कैसे न कैसे घर पहुंच गई थी। घर में जाकर अपने रूम में उसने अपने आप को कितना अकेला पाया था। कविशा जहाँ जहाँ थी वहाँ वहाँ उसकी महक थी, और अमाल के दिल ने वहाँ वहाँ लगभग पूरे कमरे में कविशा की मौजूदगी को फील किया था, जिया था। और हर एक फीलिंग के साथ अमाल के आंसू डबल हो जा रहे थे। वो रोने लगी थी बिना किसी आवाज़ के। कविशा ने अपना एक अंश तक यहाँ नहीं छोड़ा था। वो सब बटोरे अपने बैग में ले गई थी। अगर छोड़ कर गई थी तो वो झुमके छोड़ कर गई थी उसी ड्रेसिंग टेबल पर। अमाल ने जिसे अभी तक देखा ही नहीं था, उसे अपने हाथों में उठा लिया था उसने। अपने हाथों समेत वो उन झुमकों को चूमने लगी थी, और उसके दिल का हाल उसकी आंखों से बयां हो रहा था। बैठ गई थी वो उन झुमकों को अपनी मुट्ठियों में भरे। तभी मॉम के कदम इस तरफ आ गए थे, और मॉम ने देखा था कि किस कदर अमाल टूट रही है। मॉम ने फिर अपने दिल को मजबूत कर लिया था और अपने कदम आगे किए थे। क्या हुआ? हाँ? फट से मॉम की आवाज़ अपने कान में जाते ही अपने आंसुओं को पोंछ पड़ी थी अमाल। कुछ नहीं मॉम। तो तू अपने आंसू भी मुझसे छुपाने लगी है। गलतियाँ तो छुपाती ही छुपाती है, अपने आंसू भी मुझसे छुपाने लगी है। मना कर दिया उसने आने से उसने मेरा चेहरा देखने से भी मना कर दिया मॉम, और तू मान गई। हाँ, पहली बार तो नहीं है कि उसने मना किया है तेरा चेहरा देखने से। इतना तो मुझे यकीन है कि वो पहले भी ये बहुत बार कह चुकी होगी, तब तो तू नहीं मानी थी। अब मान रही है, इसका मतलब तेरी ही गलती है। बेहतर होगा तू बता दे मुझे। मॉम की गर्दन स्टिफनेस में टाइट हो गई थी, और वो उस पलंग पर बैठ गई थी। चुपचाप अमाल जाकर मॉम के पैरों में गिर गई थी, बैठ गई थी। अपनी मॉम को घुटने से थाम लिया था अमाल ने। मेरी गलती है, मैंने रहने दे। अगर ये बातें तुम दोनों के बीच की हैं और वो बिना बताए चली गई, तो जाहिर सी बात है वो भी ये बात नहीं निकालना चाहती थी। और तेरा दिल भी जब इतना दहल रहा है मुझे बताने से, तो रहने दे। कुछ बातें होती हैं जो दोनों के बीच में रहनी चाहिए। हो सकता है वो और ज़्यादा हर्ट हो जाए ये जानकर कि तूने वो बात मुझसे शेयर की। नहीं मॉम, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानती हूँ तेरे लिए कुछ पर्दा नहीं है मेरा, लेकिन कविशा के लिए होना चाहिए। और अगर उसकी बात है और इतनी बड़ी बात है तो रहने दे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि तूने गलती की है। अब उसे सुधारना भी तेरा ही काम है, सिर्फ तेरा। दो लोग जब एक ज़िंदगी साथ बिताने लगते हैं तो उतार चढ़ाव सब में होता है।
कभी कोई नर्म हो जाता है तो कभी कोई गर्म हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा सवाल या ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कि दूसरा वाला अंदर तक टूट जाए। और वो टूटी है, मुझे मालूम है। माफ़ कर दो मॉम। मुझसे माफ़ी मांगने से क्या होगा? मैं तो तेरी माँ हूँ। तू कितनी भी बड़ी गलती करे मैं तुझे माफ़ कर दूँ, लेकिन जिसका दिल तूने दुखाया है माफ़ी उसकी ज़रूरी है, मेरी नहीं। और मुझे यकीन है अपनी अमाल पर, वो मेरी बहू को वापस लाने में बिल्कुल कामयाब होगी। इतनी कमज़ोर नहीं मेरी अमाल कि इस परीक्षा में फेल हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर आ। मॉम ने बाह पकड़ी थी अमाल की और खींचा था। अमाल ने मॉम का साथ देते हुए अपने आप को उनके खिंचाव के सुपुर्द किया था और बैठ गई थी। अमाल ने अपना सर मॉम की गोद में रखा था और उसकी आंखों से आंसू धार धार बहने लगे थे। बस कर या फिर रो ले, जितना चाहती है उतना रो ले, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन। दो लोगों के रिश्ते तभी निभते हैं जब समझने वाला हो, और शुरुआती तौर पर देखकर किसी भी चीज़ का, या हम किसी कोई बात सुन रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, शुरुआती तौर पर अपना फ़ैसला ले लेना, अपना नज़रिया बना लेना, ये सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ों का काम है। सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ों का। और तू बेवकूफ़ तो नहीं है। और रिश्ता तभी निभता है जब एक समझने वाला हो। कभी वो समझे, कभी तुम समझो, लेकिन जब परखने की बात हो जाती है तो रिश्ते क्या, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। परखने वाला कभी मत बनना, कभी नहीं। मैं अपनी बेटियों की परवरिश में ये परख शब्द नहीं लाना चाहती, ना डालना चाहती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि कभी मेरे रूप में भी ना देखें वो दोनों, और नहीं देखा होगा। फिर ये शब्द तुम्हारी ज़िंदगी में आ कैसे गया? कैसे? मुझे माफ़ कर दो मॉम। फिर वही बात, मैंने कहा ना, मेरी माफ़ी से कुछ नहीं होगा। माफ़ी उसी से मांगनी होगी जिसका दिल दुखाया जाता है। दूर खड़ी रूह ये सारी बातें सुन रही थी। जैसे जैसे अमाल की आंखों से आंसू निकल रहे थे, रूह का दिल भी रो रहा था। ये क्या बात हो रही? एक ही इतने दर्द में क्यों है? और भाभी घर छोड़कर क्यों गई है? ऐसा क्या हुआ है? कोई मुझे अपनी मुट्ठियाँ बांध ली थी रूह ने यहाँ, और अपने रूम में पहुँची थी। सुबह की किरण धरती पर पड़ी थी और सुबह सुबह रूह जल्दी उठ गई थी। उसने चाय बना ली थी अपने लिए, पूजा भी कर ली थी। मॉम का दिल लग नहीं रहा था। उनकी नज़रें पूजा घर में कविशा को ही ढूंढ रही थी। अमाल रोते रोते बहुत देर रात उसकी नींद लगी थी, इसलिए शायद उसकी आंखें अभी खुली नहीं थी, या फिर वो खोलना ही नहीं चाह रही थी। रूह अपने कमरे में चली गई थी और सोचने लगी थी रात का वो मंज़र। तभी उसके दिमाग ने एक पॉइंट पकड़ा था और उसने उदय को कॉल किया था। उदय, क्या आप मुझे भाभी की बेकरी दिखा सकते हो, ले जा सकते हो? क्यों रूह, क्या हुआ? कोई काम है? नहीं, मुझे सिर्फ भाभी से मिलना है। ठीक है, मैं आता हूँ 10 मिनट में। हाँ ठीक है। और उदय 10 मिनट में पहुँचा था। रूह को गाड़ी में बिठाया था और बेकरी की तरफ बढ़ गया था। काफ़ी सवाल किए थे उदय ने, लेकिन किसी सवाल का ठीक जवाब नहीं दिया था रूह ने। उसका कहना यही था कि वो बस भाभी से मिलना चाहती है, और ये दोनों बातें करते करते पहुँच गए थे बेकरी, जहाँ अभी कविशा आई नहीं थी। तो आमाल बीबी की बहन है ना, मॉम की छोटी बेटी। काका ने ज़रा आँखों को ज़ोर देते हुए रूह के चेहरे को पहचान लिया था। हाँ, अरे बिटिया यहाँ बैठो। और रूह को एक बहुत अच्छी जगह बैठाया था।
उदय ज़रा बाहर घूमकर इस पूरी ज़मीन का ब्यौरा लेने लगा था। बहुत खूबसूरत ज़मीन थी। बेड़े लगाए हुए थे कविशा ने, बहुत दूर दूर तक उसकी ज़मीन थी और बेकरी ज़रा बीच में थी। और कविशा ने काफ़ी पौधे लगाए थे जिसमें फ्रूट्स के थे, सब्जियां भी थी। वाह, भाभी ने तो पूरा खेत बनाया हुआ है। उदय सबको देखने लगा था, ककड़ी तोड़कर खाने लगा था। तभी कविशा का स्कूटर यहाँ आकर रुक जाता है। कविशा उदास मन से अपने हेलमेट को स्कूटर की डिक्की में डालती है और अपने कदम अंदर की तरफ मुड़ा देती है। नज़रें झुकाए, सर झुकाए जब उठाती है तो उसके सामने रूह होती है। रूह, कविशा के चेहरे पर 32 इंच की स्माइल आ जाती है रूह को देखकर। रूह फट से आकर अपनी भाभी के गले लग जाती है। भाभी, आप आपको मैंने बहुत मिस किया। अरे बेटा, और कविशा को ये एहसास होता है, आभास होता है कि वो कहाँ है। 2-3 लोग जैसे देख रहे थे। अरे रूह बेटा, मैं सिर्फ इतनी याद क्यों? हाँ, आओ अंदर चले। रूह का हाथ पकड़े कविशा अंदर गई थी। बेटा इतना नहीं रोते, क्या हुआ? आप क्यों चली गई? आपको मेरा ख्याल नहीं है, मॉम का ख्याल नहीं है, और आप वहाँ जाकर भी भूल गई हम दोनों को। नहीं बेटा, मैं भूल सकती हूँ आपको क्या, और मॉम को? तो फिर आपने एक कॉल भी नहीं किया। क्या हुआ है भाभी? वहाँ ना अमाल बताती है ना आप बता रहे हो, बस अमाल रोती रहती है। मुझे एक एक को ऐसे नहीं देखना, प्लीज़ आप तो बताओ क्या हुआ है। मैं आप दोनों को ऐसे अलग नहीं देख सकती। रू बेटा, ये बात आपसे बहुत दूर है। और रही बात मेरे अलग होने की, मेरे घर आने की, तो शायद मैं अब नहीं आऊँगी उधर। भाभी, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? वो आपका ही तो घर है, एक ही आप, बस तुम्हारी एक ही को मुझसे मत जोड़ो। भाभी, आपको मेरी कसम, आपको बताना होगा। ये कहकर रू ने कविशा का हाथ अपने सर पर रख दिया था और फट से कविशा ने खींच लिया था। क्या क्या बचपन है ये? हाँ, बैठो इधर पहले। नाश्ता किया है घर पे? जो मॉम ने खिलाया तो बस वही। भूख लगी है? हाँ ठीक है। ये कहकर कविशा बाहर जाती है और काका से कुछ लाने के लिए कहती है। वापस आ जाती है वो रूह के पास। तुम्हें बेकरी किसने बताया? एड्रेस वो उदय लेकर आया। इस उदय की तो कहाँ है वो? पता नहीं, मुझे बिठाकर, मतलब काका ने मुझे देख लिया था तो अंदर बुलाया था। वो यहीं कहीं होगा, उसे जाने दो भाभी, प्लीज़ अब मुझे बताओ ना क्या हुआ। प्लीज़ मैं आपका पैर छूं? रू बेटा, नहीं बिल्कुल नहीं। ये कहकर कविशा ने रू को गले से लगा लिया था। कुछ नहीं हुआ है, तुम फिक्र मत करो। और कॉल आया था तुम्हारा? यहाँ कविशा ने रूह के प्यार की बात की थी। आया था, मैंने बात नहीं की। क्यों? शादी नहीं करनी है उससे? नहीं करनी है। अगर आप मेरे घर में नहीं रहेंगी तो मेरे को किसी से प्यार की जैसी शादी नहीं करनी है। हंसती थी कविशा यहाँ रूह की बात पर। उसकी भाभी ठीक है? हाँ, जो मैटरनिटी होम आपने दिखाया था वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अच्छा, थैंक गॉड, अच्छी बात है। आप वहाँ मिली थी क्या? नहीं, मैं तो वहीं नर्सिंग होम में ही मिली थी। उसकी शाम को फिर सुबह घर आ गई थी मैं। ये लो, काका खाने के लिए लेकर आया। रूही ने कुछ खाया था वहाँ। रूही के लाख पूछने पर भी कविशा ने कुछ नहीं कहा।
रूह को घर भेज दिया था कविशा ने। इसी तरह वक्त बीता था। उदय रूह को छोड़कर किसी काम से चला गया था। अमाल अपने रूम में ही थी। मॉम ने उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। खाना भिजवाया था लेकिन वह वैसा ही रखा हुआ था। शाम हो गई थी। कविशा का मन बेकरी में लग नहीं रहा था। उसको बेकरी का वो दिन याद आ रहा था जो उसकी बर्थडे वाला दिन था। और कविशा ने जाने के लिए कहा तो काका ने कहा, हाँ बेटा जाओ आराम करो। जैसे ही कविशा ने बेकरी की सीढ़ियों से कदम नीचे उतारे थे वैसे ही एक आदमी कुछ पेपर लिए उसके सामने आ गया था। उसे लगा क्या कोई ज़मीनी मसला है या फिर उसके कज़न्स ने यहाँ भी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो और कैसे घुस आए तुम? मैम वो पेपर। क्या पेपर? किस किस्म के पेपर? तुम्हें अपने मालिक से जाकर कह दो कि मैं तो उसकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। और हाँ, अगर इतना जिगरा है ना उसमें तो मेरे सामने आए, मुझसे बात करे खुद। यही सोच ले कि मैं उसकी कज़न हूँ। मैम आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुम किस बारे में बात करने आए हो? वो आ, ये इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए थे। किस किस्म के साइन? वो अमाल बॉस ने ज़मीन खरीदी थी, वो जो उस पार वाला नदी के किनारे वाली जो ज़मीन है वो। और आप साइन नहीं करेंगी तो वहाँ काम शुरू नहीं होगा। क्या मतलब? भवेसी कोड़ी थी यहाँ कविशा ने। उदय ने आपको बताया नहीं है? उदय ने ही तो मुझे यहाँ, उदय ने तुम्हें यहाँ भेजा। वो नहीं सुधरने वाला, उसके कान तो मैं गरम करूँगी। तुम बताओ तुम्हारा क्या काम है? वो वहाँ पर हॉस्पिटल बनना है एक, तो उसकी नींव तभी रखी जाएगी जब आपकी साइन आगे जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैम इन पेपर्स पे आपके साइन होंगे तभी आगे की कार्रवाई होगी। उस ज़मीन पर मटेरियल गिरना और सारी चीज़ें, लेबर लगाना। और लेबर कब से वेट कर रहे हैं मैडम अपने काम के शुरू होने का। अगर आप साइन नहीं करेंगी तो उनका काम शुरू नहीं होगा। काम शुरू नहीं होगा, उनकी दिहाड़ी नहीं बनेगी। दिहाड़ी नहीं बनेगी, उनके घर चूल्हा नहीं जलेगा। तो प्लीज़ आप साइन कर दीजिए, क्योंकि मैं पिछले 5 दिन से उदय के चक्कर लगा रहा हूँ। और उदय है कि बस मुझे टाले जा रहा है, टाले जा रहा है। आज कैसे न कैसे मैंने आपका एड्रेस उससे बुलवाया और मैं यहाँ आ गया हूँ। कविशा हैरान थी, स्तब्ध थी। ये क्या है? तभी उसके जहन ने ज़रा ज़ोर पकड़ा था और उसे वो पल याद आया था जब वो कुलदेवी के मंदिर के लिए निकले थे और रास्ते में अमाल ने गाड़ी रोककर एक बुज़ुर्ग महिला से चाय खरीदी थी जिसका वो छोटा सा बच्चा वहाँ खेल रहा था। और अमाल कुछ बातें करने लगी थी। बात करते वक्त उसके चेहरे की रंगत ज़रा बदल गई थी। तुम क्या उस ज़मीन की बात कर रहे हो? हाँ मैडम, कब से तो वही बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, आ आ जाओ। और कविशा उस आदमी को अंदर लेकर पहुंची थी। टेबल पर बैठा था वो और फाइल पकड़ाई थी उसने कविशा के आगे। उस फाइल में न जाने कितने पेपर्स थे। कंस्ट्रक्शन का काम, खुदाई का काम, मटेरियल्स का काम, पेपर्स जो सरकारी थे उन्हें अग्री करवाना था उसका काम। जब हॉस्पिटल बनता है तो जिला हेल्थ मिनिस्टर के भी उस पर साइन चाहिए होते हैं, जिस पर उसके भी साइन चाहिए होते हैं, जिसके नाम ये ज़मीन होती है। सारे पेपर्स थे, सबको पढ़ लिया था कविशा ने। एक एक पेपर पलट रही थी तो उसे हैरानी हो रही थी, अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मैडम थोड़ा जल्दी कर दीजिए क्योंकि शाम हो गई है और आपको पता है 5 दिन से वो लेबर बेचारे वहीं तंबू गाड़े बैठे हुए हैं। अच्छा सॉरी। पेन लेकर कविशा ने साइन किया था। साइन होते ही फाइल उसे थमाई थी। फाइल पकड़ते ही वो आदमी खड़ा हुआ था। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। आज मेरा गिरेबान छोड़ेंगे मेरे लेबर। उन्हें आज ये तसल्ली हो जाएगी कि उनका काम पक्का हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतनी बार थैंक यू कहा था उस आदमी ने जैसे सच में वो 5 दिन तक जूझता रहा था इन पेपर्स पे साइन कराने के लिए। कविशा स्तब्ध हो गई थी और उन्हीं हैरानी वाले भाव के साथ वो स्कूटर पर बैठी थी और स्कूटर स्टार्ट किया था। अपने घर के लिए वो निकल गई थी।
वहाँ रूह ने ज़रा अपने दिमाग के दौड़ों को तेज़ किया था और वो ये जानना चाहती थी कि हुआ क्या है दोनों के बीच, क्योंकि उस दिन तो ठीक था सब कुछ। तभी उसने अपने प्यार को कॉल किया और उस दिन की कविशा से मुलाकात की डिटेल्स मांगी। तो उसके प्यार से उसे पता चला कि कुछ ज़्यादा था नहीं। कविशा भाभी आई थी, फिर वो मेरे साथ अंदर गई थी और मेरे ही साथ बाहर आ गई थी, और उसकी भाभी को उसने एक जगह सेव किया हुआ था। कविशा के साथ वो भाभी के पास पहुंचा था और कुछ डिटेल बताने लगी थी। मैटरनिटी उस होम का उस वाले का एड्रेस दिया था। बस यही सब था, कुछ ज़्यादा हासिल हुआ नहीं यहाँ रूह को, ठीक है। और वो बस अपने प्यार से बात करते हुए सो गई थी। अमाल बेचैन थी, उसकी आँख में नींद तो छोड़िए, पलक झपकने का भी मन नहीं था। जब जब पलक झपकती थी उसकी पलकों से आंसू गिर जाया करते थे। उसका दिल बेचैन था, गले में जैसे पत्थर किसी ने बांध दिया हो। बोलना नहीं चाह रही थी। उसने अपनी स्कॉर्पियो की चाबी उठाई और निकल पड़ी। रोक दी थी कविशा के घर के आगे, उसके रूम के आगे। बस उसके बाहर आकर खड़ी हुई थी। हवाएं तेज हो गई थी, रात का अंधेरा गहरा गया था। बादल न जाने कहाँ से इकट्ठा होने लगे थे यहाँ। पेड़ों से जो पत्ते गिरे थे वो हवाओं के साथ हवा में लहर रहे थे। हाँ, हवाओं के साथ ही हवा में लहर रहे थे और उसकी स्कॉर्पियो पर आकर गिर रहे थे, उसके बालों पर आकर पड़ रहे थे। कविशा ने खाना खा लिया था, आज आंगन में जा नहीं सकती थी, तो इसलिए वो अपने रूम में गई थी। अपने रूम की वो छोटी सी खिड़की उसने ओपन करके हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करना चाहा था। जैसे ही उसने उस खिड़की को खोले, अपनी नज़र बाहर की, वैसे ही उसकी निगाह अमाल पर पड़ी थी, जो अपना चेहरा उठाए उसकी खिड़की पर टकटकी लगाए हुए थी। जैसे अमाल की आंखों ने चूम लिया हो कविशा को। कविशा की निगाहों में गुस्सा था। उसने घूर कर अमाल को देखा और खिड़की को बंद कर दिया। जैसे अमाल के दिल पर वार किया था कविशा ने। उसने अपना चेहरा नीचे झुकाया और उसकी आंखों से आंसू ज़र-ज़र गिरने लगे। फिर से उसने अपना चेहरा उठाकर उस खिड़की पर कर दिया और अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध लिए। अपने बैग को अपनी स्कॉर्पियो के सुपुर्द किया। इन बादलों ने टकराव कर दिया जिससे ये रोने लगे। पानी नीचे गिरने लगा, बारिश होने लगी और जो बारिश हुई, पहले ही बूंद से जो तेज़ी पकड़ी हुई थी बारिश ने, हवाएं ज़रा ज़ोर कर रही थी। जब पानी से टकरा रही थी तो आवाज़ कर रही थी, वहाँ बादल टकरा रहे थे जिससे अब रोने की जगह बिजली उत्पन्न हो रही थी और वो आवाज़ कर रही थी। क्या ये कैसा मौसम एकदम से बदल गया दी, इतना इतना शोर और ठंड भी लग रही है। अपने दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपने बेड पर लेट गई थी प्रिया और कविशा अपने बेड पर बैठी हुई थी। क्या हुआ दी, याद आ रही है अमाल की? तुम चुप नहीं रहोगी? जब देखो तब उसी के नाम की गुणगान गाती रहती हो। हाँ हाँ, आप नहीं गाती तो मैं सोचती हूँ मैं ही गा लूँ। हाँ, जिस दिन तुम्हारा एक गाल लाल किया ना मैंने, उस दिन भूल जाओगी। अरे नहीं नहीं, गाल मत लाल करना। कॉलेज में फिर आपको पता है कितने दीवाने हैं मेरे कॉलेज में। अच्छा, तो तुम दीवाने बनाने जाती हो कॉलेज में? बताऊँ मैं तुम्हें अभी। कविशा उठी थी, अपना हाथ उठाए, तभी प्रिया ने अपना चद्दर अपने ऊपर कर लिया था और कविशा मुस्कुरा दी थी। देखा, हंसा दिया ना मैंने अपनी दी को। इतनी खूबसूरत दी है मेरी, उसका चेहरा उतरा हुआ मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाय पिए दी? नहीं नहीं, आप चाय पीने के लिए मना कर रही हैं? हाँ नहीं, अभी नहीं पीनी, तुम सो जाओ चुपचाप। नींद नहीं आ रही तुम्हें? नींद कैसे आएगी दी, देख रहे हो ये बादल किस तरह बाजा बजा रहे हैं। हाँ तो बाजा सुनो और सो जाओ। ये कहकर कविशा भी लेटी थी। और आप क्या करेंगी? अमाल की याद में अपनी आँखों को बस खोलती और बंद करती रहेंगी। तुम फिर बोली? ओके, गुड नाइट, प्रिया ने ये कहा था और अपनी चादर को अपने मुंह पर उड़ा लिया था और
थोड़ी ही देर में उसने खोल भी दिया था। कविशा उसे देख रही थी और उसने अब कमरे की लैंप जो लाइट तो पहले ही कट चुकी थी, लैंप को धीमा कर दिया था। खिड़की तो बंद कर दी थी कविशा ने, बस बारिशों का शोर सुनाई दे रहा था। तभी कविशा के कदम अपने आप उस खिड़की पर पड़े थे और उसने खिड़की खोल दी थी। हल्की सी खिड़की खोल के उसने नीचे देखा था। उसे लगा अमाल चली गई होगी, लेकिन नहीं, अमाल उस बारिश में भीग रही थी और वो वहीं खड़ी थी जहाँ उसने अभी थोड़ी देर पहले उसे खड़ा देखा था। अमाल की आंखों से आंसू गिर रहे थे जो इस बारिश में पता नहीं लग रहे थे, लेकिन कविशा की आंखों ने उसके आंसुओं को ढूंढ लिया था और इन दोनों की नज़रों ने एक कनेक्शन बांधा था। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे आंखों ही आंखों में सवाल जवाब कर रहे हों। तभी सीने पर से खोल लिए थे अपने हाथ अमाल ने और अपने कान पकड़ लिए थे, जैसे वो अपनी आंखों से कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो कविशा। और वैसे ही वो ज़रा सरक कर बैठती नज़र आई थी, जो कविशा के दिल पर चोट कर गया था। उसने फट से खिड़की को बंद कर दिया था और अपने आप को दीवार से लगा दिया था। नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। कविशा भी रोने लगी थी। वापस वो अपने बिस्तर पर आकर लेट गई थी और अपनी तकिया में अपने आंसुओं को समा दिया था। करवट ली थी तो देखा था प्रिया सोई हुई है। वक्त बीता था, यही कोई 20-30 मिनट। उसका दिल नहीं माना। उसने फिर से खिड़की को खोला और फिर से उसने अमाल को देखा, जो इसे ही देख रही थी। इसकी खिड़की पर ही उसकी नज़र थी और उसके हाथ दोनों कानों को पकड़े हुए थे। अपने घुटनों में अपनी चिन को दबाए वो उसे ही देख रही थी। उसकी खिड़की से उसकी नज़रें हटी ही नहीं। कविशा का दिल फिर दुखा और उसने फट से खिड़की बंद की, अपने आंसू पोंछे और बाहर की तरफ गई। सीढ़ियों के किनारे रखा वो छाता उठाया और घर से बाहर आ गई छाते में, और ठीक अमाल के सामने आकर रुक गई। अमाल की वो झुकी निगाहें, झुका सर उठ गया जब उसने कविशा के उन प्यारे प्यारे पैरों को देखा, और पैरों को देखते हुए उसकी नज़रों ने रास्ता पकड़ा था नीचे से ऊपर का, और वो एक लंबी सांस लेते हुए खड़ी हो गई थी। तुम यहाँ से चली जाओ कविशा, सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम ये सब करके क्या दिखाना चाहती हो, क्या जताना चाहती हो? हाँ, तमाशा करना चाहती हो इस मोहल्ले के सामने? अमाल, तुम चली जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा सी भी इज्जत है तो दोबारा मत आना। मुझे सिर्फ तुमसे इतना ही कहना है, चली जाओ यहाँ से। ये कहकर कविशा ने अपने कदम मोड़ लिए थे घर की तरफ। कविशा के कदम मुड़े थे, अमाल की जैसे ज़िंदगी मुड़ गई हो, और वो सिर्फ और सिर्फ हारती नज़र आई थी। उसने स्कॉर्पियो की गाड़ी के हैंडल को पकड़ लिया था, कैसे न कैसे दरवाजे को खोला था और अपने आप को धकेल दिया था अंदर। कविशा ने जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। छाता बंद करके उसने अपने सीने पर ही मुट्ठी में बांध लिया था। अपनी आंखें कसकर बंद की थी, जैसे बटोर कर गई थी अमाल के आगे, और यहाँ आकर बिखर जाएगी, उसे यही डर था। अमाल ने चुपचाप अपनी स्कॉर्पियो को स्टार्ट किया और यहाँ से निकल गई। उसके जाने की आवाज़ कविशा के कानों में पड़ी और वो छाते को वहीं रखे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कैसे न कैसे। तो आज का एपिसोड यहीं तक था।
कहानी आपको कैसी लग रही है ज़रा बताइएगा, अपनी कमेंट करिएगा, अपनी राय लिखिएगा। बिज़ी हूँ मैं थोड़ा सा, तो हो सकता है जवाब न दूँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि मेरी नज़र उन पर पड़ जाती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिया है तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। और क्या ही कहूँ मैं आपसे, आप तो हैं ही आला से भी आला समझदार। दुआ करिए। अगला एपिसोड जल्द आए, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।